स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल वाटर और इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉइल मासेज। इन तीनों पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को हिंदी में मृदा की संरचना कहते हैं। मृदा यानी सॉइल। मृदा पिंड में मृदा कण, वायु तथा पानी की व्यवस्था तथा इन अवयवों में कार्य कर रहे बलों को मृदा पिंड की संरचना कहते हैं। मृदा की संरचना का काफी महत्व है। मृदा के गुण जैसे कि परमिएबिलिटी, पारगम्यता, अपरूपण प्रतिरोध यानी कि सियरिंग रेजिस्टेंस आदि मृदा संरचना पर निर्भर करते हैं। मृदा कणों के अवसान यानी अवसादन, सेडिमेंटेशन के समय उन पर कार्य कर रहे बलों के आधार पर जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको यानी मृदा संरचना है उसे निम्न तीन समूहों में विभाजित कर सकते हैं। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, कोषमय स्ट्रक्चर यानी कि कोषमय संरचना यानी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, और तीसरा उड़नी संरचना यानी कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। तो कुल तीन हमारे पास विभाजन आ गए। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर और फ्लूकुलेंट स्ट्रक्चर। यह तीनों प्रकार की संरचनाएं पुनः आपस में मिलकर के नई संरचनाएं बना सकती है। सबसे पहले हम देखें कि समान कणिक संरचनाएं, यह सबसे सरलतम प्रकार की संरचना है। इसमें समान आकार के लगभग गोलाकार कणों का जमाव होता है, जैसा कि आप नीचे की तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि बक्से में टेबल टेनिस की गेंदें भर गई हो। यह संरचना उन पदार्थों में पाई जाती है जिनमें कणों की आपस में जुड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के पदार्थ कोहेशनलेस यानी सहसंजनहीन पदार्थ कहलाते हैं तथा मृदा में बालू अथवा बजरी कहलाते हैं। अवसादन के समय इन पर केवल इनका स्वयं का भार ही कार्य कर रहा होता है। आप चित्र में समान कणिक संरचनाओं को देख पा रहे होंगे। इन दानेदार मृदाओं की संरचना कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा कण आपस में किस प्रकार समूहों में बटे हैं आदि। परंतु बालू के सभी कण समान आकार के गोलाकार नहीं होते, परंतु इनकी संरचना आदर्श नमूने के लगभग, यहाँ से बताया गया है, आदर्श नमूने के लगभग बराबर ही होती है। इस प्रकार की मृदाओं की पोरोसिटी 50 से 20% के बीच में होती है। यह ध्यान रखेंगे, इस प्रकार मृदाओं की संरचना यानी पोरोसिटी 50 से 20% के बीच में होती है तथा इनका रिक्त अनुपात जो होता है वह 1 से लेकर के 0.3 के बीच में पाया जाता है। हमारा अगला है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी कोषमय संरचना। यह संरचना अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है जिनमें सूक्ष्मता के कारण सहसंजन होता है। इस संरचना में अणु अपनी निश्चित स्थितियों में आपस में आकर्षण बल के कारण स्थिर रहते हैं। जब दो कण आपस में संपर्क में आते हैं तो एक कण के अणु दूसरे कण के संपर्क बिंदु पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। ये बल कणों के परिमाण पर निर्भर करते हैं। यदि कणों का स्वयं का आकार बड़ा है तो यह बल नगण्य होगा। उदाहरण के लिए बालू के कण काफी बड़े होते हैं जिनके कारण उनके कणों के संपर्क के स्थान पर कार्य करने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण सहसंजनहीन कहलाती है। कण जितने सूक्ष्म होंगे यह बल उतना ही अधिक होगा। मान लिया जाए कि चार कण अवसादित हुआ और बी कण के मान लिया यहाँ पर चार कण नहीं, यहाँ पर इसे हम इसका नाम दे देते हैं ए कण। ए कण अवसादित हुआ, बी कण के संपर्क में आता है, तो जो पहले ही अवसादित हो चुका है, अब यदि एक कण की मास यानी संहति आकर्षण बल से अधिक है तो कण बी पर, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे तस्वीर में, तो बी
कण बी पर फिसल जाएगा। नीचे का चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें संरचना दिखाई गई है। यदि कण काफी सूक्ष्म है, जिसके कारण आकर्षण बल का मान अधिक होता है, तो वैसे कंडीशन में जो संरचना बनाएगा वह एक प्रकार का पोरस संरचना बनाएगा। जैसा कि नीचे के आप चित्र में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली संरचना, नीचे वाली संरचना। यह केवल चित्र प्रदर्शन के लिए है। वास्तविक संरचना को चित्र में ठीक ठीक दर्शाना संभव नहीं है। यह संरचना सूक्ष्म सिल्ट यानी फाइन सिल्ट तथा क्लेज यानी मृत्तिकाओं में पाई जाती है। संपर्क के स्थान पर कार्य करने वाले बल को संसंजन कहते हैं। उर्णी संरचना यानी कि फ्लुक्लेंट स्ट्रक्चर, यह संरचना केवल अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मृदाओं में पाई जाती है। कणों के जल में अवसादन की गति उनके व्यास के वर्गानुपाती होती है। सूक्ष्म कणों में यह अत्यंत कम होती है। एक कण आपस में मिलकर के फ्लॉक यानी उर्णिका बनाते हैं। ये उर्णिका या फ्लॉक स्वयं कोषमय संरचना वाले होते हैं। ये उर्णिका बड़े आकार के कारण अवसादित होकर पुनः मिलकर दोबारा कोषमय संरचना यानी कि हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह संरचना को ही फ्लोक्लेंट स्ट्रक्चर या उर्णी संरचना कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये संरचनाएं आपस में मिलकर के पुनः नई संरचना बनाती है। ये अधिकतर समुद्री मृत्तिकाओं यानी मरीन क्लेज में मिलती है। ये मृत्तिकाएं अक्षुब्ध अवस्था में तो अत्यंत कठोर होती है, परंतु जल में मिलकर पुनर्गठित यानी रीमोल्डिंग करने पर अत्यंत मुलायम हो जाती है। हमारा दूसरा टॉपिक है मृदा जल यानी कि सॉइल वाटर। मोबिलिटी, गतिशीलता के आधार पर मृदा में उपस्थित जल को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। और वे हैं स्वतंत्र जल और स्थिर जल। स्वतंत्र जल का अर्थ हुआ फ्री वाटर, और स्थिर जल का मतलब हेल्ड वाटर, इन रुका हुआ। स्वतंत्र जल, यह मृदा में उपस्थित वह जल है जो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है तथा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो सॉइल में वॉइड बढ़ता है यानी मृदा में रंध्र बढ़ता है में बहता रहता है, इसको गुरुत्वाकर्षण जल भी कहते हैं। यानी कि फ्री वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर भी कहा जाता है। और यह मृदा में उपस्थित वह जल होता है जो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है तथा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण के प्रभाव के कारण जो सॉइल वॉइड में बहता रहता है, सॉइल के बीच में जो जगह रहती है उसमें वो बहता रहता है। दूसरा हुआ स्थिर जल यानी हेल्ड वाटर। यह जल मृदा में विभिन्न बलों के प्रभाव के कारण उपस्थित रहता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक यानी वॉइड में नहीं बह सकता। इसी कारण इसको स्थिर जल यानी हेल्ड वाटर कहते हैं। इसको कुछ और वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्ट्रक्चरल वाटर, ये सभी के सभी स्थिर जल के भाग हैं। स्ट्रक्चरल वाटर यानी कि संरचनात्मक जल, यह मृदा में उपस्थित वह जल है जो मृत्तिका खनिजों यानी क्ले मिनरल्स के कैलाशीय संरचना यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रासायनिक क्रियाओं द्वारा बंधा रहता है। इसको केवल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तोड़कर ही अलग किया जा सकता है, जैसे कि मृदा को उच्च ताप पर गर्म करके। इस जल की मात्रा काफी कम होती है तथा मृदा को 110 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर यह उससे अलग नहीं होता। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से इसको की मृदा कणों का अभिन्न अंग ही मानते हैं। अवशोषित जल यानी कि एब्जॉर्ब्ड वाटर, अधिशोषित जल, मृदा कणों के चारों ओर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेज के कारण जल की एक पतली फिल्म सी बन जाती है। इस प्रकार का जल जो मृदा कणों के पास विद्युत रासायनिक बलों यानी इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज के कारण बनता रहता है, अधिशोषित जल यानी कि एब्जॉर्ब्ड वाटर कहलाता है। इसको हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब्ड वाटर को हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी कहा जाता है। आर्द्रता ग्रहित जल, इस जल के भौतिक गुण जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि श्यानता, तल तनाव और क्वथनांक आदि साधारण जल से अधिक होते हैं। कणों के बिल्कुल पास का जल तो लगभग ठोस अवस्था में ही होता है। मृदा को भट्टी यानी ओवन में गर्म करने पर अधिशोषित जल की मात्रा कम तो हो जाती है,
परंतु यह पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाती। भट्ठी में शुष्क की गई मृदा जैसे कि आर्द्र वातावरण के संपर्क में आती है, वह पुनर्जल को सोख लेती है। केशिकीय जल यानी कैपिलरी वाटर, मृदा कणों के बीच रंध्रों यानी वॉइड में केशिकीय बल यानी कैपिलरी फोर्स के कारण उपस्थित जल केशिकीय जल यानी कैपिलरी वाटर कहलाता है। इसकी मात्रा रंध्रों के माप पर निर्भर करती है। रंध्र जितने छोटे होंगे यानी वॉइड जितने छोटे होंगे, उतनी ही अधिक ऊंचाई तक यह जल मृदा में चढ़ जाएगा। हमारा तीसरा टॉपिक है इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉइल मासेज, यानी मृदा संहति में कणों के बीच में अंतर बल। मृदा के कणों के बीच में दो प्रकार का बल कार्य करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस फोर्सेज। मोटे कणों वाली मृदाओं में गुरुत्व बल का मान अधिक होता है, इसका मान मृदा संहति के भार के समानुपाती होता है। ऐसे मृदाओं में मृदा कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल काफी कम होता है। यहाँ पर देखा आपने कि मोटे कण का होगा तो उसमें क्या होगा, मृदा का जो मान होगा यानी गुरुत्व बल का जो मान होगा वह मृदा संहति के भार के समानुपाती होगा, लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वहां पर कम होगा। अतः पृष्ठीय बल लगभग नगण्य नहीं होते हैं, परंतु सूक्ष्म कण वाली मृदाओं में उनके भार की तुलना में कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, अतः पृष्ठीय बल का मान अधिक होता है। तो आप याद रखेंगे कि मोटे कण होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, और सूक्ष्म कण होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी पृष्ठीय बल का मान कम होगा, जबकि गुरुत्व बलों का मान नगण्य होता है। पृष्ठीय बलों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें है आकर्षण बल, यानी पृष्ठ बल को दो वर्गों में बांटा गया, आकर्षण बल और रिपल्सिव फोर्स। आकर्षण बल कभी कई प्रकार के होते हैं। आकर्षण बलों के कारण सूक्ष्म कणिक मृदाओं के कण के संपर्क में आते हैं और आपस में जुड़ करके नई संरचना बनाते हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, फिर से मिलेंगे दूसरी कक्षाओं में दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।